बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और बाहर जो कोविड का माहौल चल रहा है उसके हवाले से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एहतियात करें, कोशिश करके घर पे रहें। अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो बाहर निकलें। मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें जब लोगों से इंटरेक्शन में आएँ, और जब लोगों से ज़्यादा हुजूम में आप जाएं तो मास्क इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र की छोटी सी बोतल जो है वो अपने पॉकेट में रखें और उसको वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहें। तो नाज़रीन, अपना नया लेसन शुरू करने से पहले हम अपनी पिछली वीडियो के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हमने ख़ुद भी उसको देखा और उसके बाद हमें उसमें कुछ फ़नी ख़राबियाँ नज़र आईं, और हमारे दूसरे जो देखने वाले थे या नाज़रीन उन्होंने भी कुछ ख़ामियों की निशानदेही की। तो हमने कोशिश की है इस बार कि अब जो है वो ख़ामियाँ दूर की जाएं और हम इसको मयार को वीडियो के जो है वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। और इसके अलावा हम अपनी पिछली लेक्चर को थोड़ा सा मुख्तसरन बिल्कुल रिकैप कर लेते हैं। आपको अगर याद होगा, आपने हमारी अगर पहली वीडियो देखी है तो हमने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के दो एस्पेक्ट्स बताए थे। एक तो लिसनिंग से मुताल्लिक स्पीकिंग के से मुताल्लिक था, और एक राइटिंग से मुताल्लिक था। स्पोकन इंग्लिश थी और रिटन इंग्लिश थी। तो उसके बारे में हमने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा बोलना सीखेंगे, जल्दी बोलना सीखेंगे, रवानी से बोलना सीखेंगे, और जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आप अच्छी इंग्लिश और बेहतर इंग्लिश लिख पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबके लिए ज़रूरी है कि आपको जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, उसके जो बुनियादी खदोखाल हैं या बुनियादी जो उसका ढांचा है, जो उसके रूल्स हैं और उसके जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, उनके बारे में जब तक आपको मालूमात सही तरह से नहीं होगी तो आप उसको लैंग्वेज को सही तरह से सीख नहीं पाएंगे। उसके बाद हमने आपको अपना लेक्चर जब शुरू किया था बाकायदा तो बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसका लेटर से लेकर के और वर्ड और सेंटेंस तक का जो जर्नी था वो मुख्तसरन बयान किया था हमने। उसमें हमने वॉवेल्स बताए थे, कॉन्सोनेंट्स बताए थे, और उसके बाद जो है फिर वो फ्रेज़ बताए थे, फिर क्लॉज को बिल्कुल ब्रीफली डिफ़ाइन किया था, और फिर हमने सेंटेंस के बारे में बात की थी। तो सेंटेंस को आज हम इन डेप्थ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल से बताएं। तो आइए हम अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं। नाज़रीन, सेंटेंस जो है उसके बुनियादी तौर पर दो सेगमेंट्स होते हैं, यानी दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? एक हिस्सा होता है सब्जेक्ट, और दूसरा हिस्सा जो है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। एक हिस्सा सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा उसका प्रेडिकेट कहलाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि सेंटेंस में तो बहुत सारे अल्फाज होते हैं, और जो है वो दो हिस्सों में उसको डिवाइड सिर्फ नहीं किया जा सकता। तो हम फर्दर जो है इसको प्रेडिकेट को फर्दर सेगमेंट्स में अलग अलग डिवाइड करेंगे, और फिर आपको इसको और इन डेप्थ और लेंथ के साथ बताएंगे। सब्जेक्ट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है कि जिसके बारे में जुमले में कोई बात बयान की जा रही हो। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में जुमले में
या सेंटेंस में कोई बात बयान की जा रही हो, या जो सेंटेंस में होने वाले काम को अंजाम दे रहा हो। सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है यानी वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो उस काम को करने वाला कौन है। तो सब्जेक्ट आमतौर पे कोई शख्स भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है। तो ये आमतौर पे जो है वो सब्जेक्ट हु या व्हाट का आंसर होता है। किस चीज़ का आंसर होता है? हु कौन काम को कर रहा है, या कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या क्या है यानी कोई चीज़ है या जगह है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखिए, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ हम इस सेंटेंस में इस्लामाबाद के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ये जो इस्लामाबाद है इस सेंटेंस में, ये हमारा सब्जेक्ट है। इतना समझ में आया आपके? और ये बाकी जो हिस्सा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये प्रेडिकेट है। इसी तरीके से और भी एक दो सेंटेंस जो है वो मैं आपको लिखकर बताता हूँ। ये अगर आपने देख लिया हो, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, किसी का भी नाम लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साजिद इज़ रीडिंग आ बुक। तो यहाँ पर हम साजिद के बारे में बता रहे हैं सेंटेंस में कि वो किताब पढ़ रहा है। साजिद इज़ रीडिंग अ बुक। तो इस सेंटेंस में साजिद सब्जेक्ट है, यानी कौन किताब पढ़ रहा है, ये हमने बताया था ना, हु। कौन किताब पढ़ रहा है? साजिद। और व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद व्हाट का आंसर हो गया, साजिद हु का आंसर हो गया। इसमें साजिद जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और बाकी ये जो इतना हिस्सा है ये प्रेडिकेट कहलाएगा। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो आमतौर पे एक ही लफ्ज़ है, और प्रेडिकेट जो है वो उसमें यहाँ पर 4 अल्फाज लिखे हुए हैं। जैसे एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। हवाई जहाज़ जो है वो हवा में उड़ता है। तो एरोप्लेन जो है वो किसके बारे में हम बता रहे हैं कि क्या चीज़ है जो हवा में उड़ती है? हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन। तो एरोप्लेन यहाँ पर सब्जेक्ट है। फ्लाइज इन द एयर ये प्रेडिकेट है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम प्रेडिकेट को जो है वो फर्दर बाइफरकेट कर लेते हैं। प्रेडिकेट में एक चीज़ होती है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद
आम तौर पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है। दो किस्में ऐसी हैं कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। उनकी जब बारी आएगी, जब वो आपको उन पर हम लेक्चर देंगे, लेसन होगा, तो वो आपको बताएंगे कि किस किस्म के सेंटेंस हैं या कौन से सेंटेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। अदरवाइज़ तीनों टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो मोस्टली सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। अब जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो तीनों टेंसेस के मुख्तलिफ होते हैं और आम तौर पे हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान होती है कि ये कौन सा टेंस है। टेंस मतलब ज़माना। ज़माना हाल है, प्रेजेंट है, माजी है, पास्ट है, या फ्यूचर है यानी मुस्तकबिल। तो इन तीनों टेंसेस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाल, माजी, मुस्तकबिल, इनके हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें इज़, एम, आर, हैज़ और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट का जो सेंटेंस होगा, ज़माना हाल का जो सेंटेंस होगा, उसमें ये जो मैंने लिखे हैं इज़, एम, आर, हैज़, हैव, ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के मुताबिक इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात जो है वो सेंटेंस की नौइयत के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है वो दूसरा लफ्ज़ सब्जेक्ट के बाद जो आता है प्रेडिकेट में, वो हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और अब हम तीसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं जो प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। उससे पहले जो है वो हम पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में आपको बताते हैं। पास्ट में वॉज, वर और हैड। वाज, वर और हैड आमतौर पर जो है वो यही 3 हेल्पिंग वर्ब ज़माने माजी के लिए या पास्ट टेंस कह लें आप उसको इंग्लिश में, उनके लिए जो है वो माजी के लिए वाज, वर और हैड इस्तेमाल होते हैं। उसी तरह से जिस तरह से प्रेजेंट के लिए यानी ज़माने हाल के लिए इज़, एम और आर, हैज़ और हैव इस्तेमाल हुआ करते थे। ठीक है, आगे चलें। पास्ट के बाद आइए फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्यूचर में विल, शैल, विल हैव, और शैल हैव, ये 4 हेल्पिंग वर्ब हैं कि जो फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होते हैं। विल है, शैल, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं अब आपको ज़बानी एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम प्रेडिकेट के अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे। प्रेजेंट टेंस के लिए
हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं, अल्फाज जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इज़, एम, आर, हैज़ और हैव। ठीक है। इसी तरीके से पास्ट टेंस के लिए जो अल्फाज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो वॉज, वर और हैड। और फ्यूचर के लिए ये भी आपके सामने ही लिखे हुए हैं, विल, शैल, विल हैव, शैल हैव। ये अल्फाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस का आमतौर पे सेकंड सेगमेंट होता है। सब्जेक्ट के बाद आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है। वर्ब लफ्ज़ की ऐसी किस्म है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको याद होगा मैंने वर्ब लिखाया था आपको, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उनमें से एक वर्ब भी था। वर्ब जो है वो ऐसा लफ्ज़ है कि जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, वर्ब कहलाता है। ठीक है। और उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं आमतौर पर, 4 कह लीजिए। फोर्थ फॉर्म भी जो है वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है उसको हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन वो अलग से जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इजाफा करके बनाई जाती है। लेकिन वैसे वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं और इनको हम नंबर के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म कहेंगे और थर्ड फॉर्म कहेंगे। ठीक है। वर्ब वो लफ्ज़ है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए और उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। और यही इस्तिलाह जो है और यही टर्म जो है वो आगे चलकर मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेंसेस आप पढ़ेंगे तो उनमें इस्तेमाल होती रहेगी। कौन सी? हम आपको बताएंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ब है गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट है और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो गॉन है। गो माने जाना, आप समझते होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें, राइट लिखना, इसकी सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन। राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म। सिमिलरली गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन GONE थर्ड फॉर्म है। लेकिन बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका नहीं बल्कि वो मखसूस हैं कि जिनमें जो फर्स्ट फॉर्म में ED का इजाफा कर देते हैं और आमतौर पे वही उनकी थर्ड फॉर्म होती है। मैं 1-2 मिसालें उसकी भी यहाँ पर आपको दे देता हूँ। जैसे वर्ब है प्ले, ठीक है ना, खेलना। तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आपको इसमें सिर्फ ED का इजाफा करना होगा। प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेट और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी प्लेट।
प्ले, प्लेड, प्लेड। इस तरह के बहुत सारे फॉर्म वर्ब्स हैं, बल्कि ज़्यादातर जो वर्ब्स हैं उनमें यही तरीका फॉलो किया जाता है। यानी फर्स्ट फॉर्म में ईडी का इजाफा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दी जाती है। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डिसाइड, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म भी इसकी डिसाइडेड ही होगी। यानी वो वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म ईडी का इजाफा करके बनाई जाती है, आमतौर पे उनकी थर्ड फॉर्म की भी वही शक्ल होती है, वही लफ्ज़ होता है। तो ये जो है वो वर्ब की तीनों फॉर्म्स आ गई हैं। अब आ जाइए, जैसा हमने कहा था कि फोर्थ फॉर्म, तो वो आम तौर पे जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इजाफा करके बनाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फोर्थ फॉर्म होगी प्ले की, तो वो होगी प्लेइंग। राइट है तो राइटिंग, गो है तो गोइंग। आपने देखा, प्ले में आईएनजी का इजाफा किया, राइट में आईएनजी का इजाफा किया। राइट में ज़रा सा आपको एक थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला नज़र आ रहा होगा कि उसमें से ई हमने रिमूव कर दिया है। तो स्पेलिंग के हवाले से या वर्ड्स की ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से जो हम आपको टिप्स देंगे आगे चलकर, या इन पर लेक्चर होगा, तो हम आपको बताएंगे कि ये ई वगैरह को कब रिमूव करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जिस हम वर्ड की अभी हमने एक मिसाल दी थी डिसाइड, उसमें भी ऐसा ही है, डिसाइडिंग। तो सब में आखिर में आईएनजी का इजाफा करके हमने फोर्थ फॉर्म बना ली है। तो अब ये वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते जाएंगे कि किस किस्म के सेंटेंस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है, किस किस्म के सेंटेंस में इस्तेमाल होती है, और फिर फोर्थ फॉर्म किस किस्म के सेंटेंस में इस्तेमाल होती है। तो आपने देखा कि सेंटेंस का जो तीसरा सेगमेंट है वो वर्ब है। ठीक है। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब आता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेंटेंस का जो फोर्थ सेगमेंट है, जो चौथा हिस्सा है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है चौथा हिस्सा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट आमतौर पे टेंसेस में होता है। जैसे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन यूँ समझ लीजिए कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है तो उसका टारगेट क्या होता है, उस काम का असर किस पर पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट अगर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, तो ये आमतौर पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो व्हाट का आंसर होता है या whom का आंसर होता है। सब ऑब्जेक्ट जो है वो या तो व्हाट का आंसर होता है या whom का आंसर होता है। जब आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तक पहुंच जाएं तो उसके बाद
का जो हिस्सा होगा वहाँ आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अली सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है। अली इज़ प्लेइंग। व्हाट इज़ अली प्लेइंग? अली इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, टीचिंग वर्ब हो गया। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? वॉट एम आई टीचिंग? आई एम टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिखता हूँ। आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूँ। whom, किसको पढ़ा रहा हूँ? यू। तो यहां पर यू जो है वो whom का आंसर है। मेरी पढ़ाई का जो असर है वो आप पर है। मेरी पढ़ाई का, टीचिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो आप हैं। यहाँ मेरी टीचिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। और दोनों दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं एक साथ। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश भी हो सकता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू होगा। ठीक है ना? तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब जो जिस पर काम का असर पड़ता है, या जो कह लीजिए कि सब्जेक्ट का टारगेट होता है। अब इसके बाद जो कुछ भी है सेंटेंस में, वो क्या कहलाता है? जब मैंने कहा कि इसके बाद, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन चार हिस्सों के बाद सेंटेंस का जो बाकी हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट। यानी इन चार जो बेसिक सेगमेंट हैं सेंटेंस के, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इन चार सेगमेंट्स के बाद सेंटेंस में जो कुछ भी आता है, आखिर में आता है आमतौर पे, तो वो एक्सटेंशन ऑफ द प्रीडिकेट कहलाता है। मैं एक या दो सेंटेंस आपको यहाँ पर इसकी मिसाल दूंगा। बॉयज
played, cricket in the ground. Boys सब्जेक्ट, इत्तेफाक से ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। ठीक है, तो चूँकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता इसलिए डायरेक्ट इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। बॉयज़ सब्जेक्ट, फिर वर्ब, बॉयज़ प्लेड, लड़कों ने खेला या खेली। क्या खेली? क्रिकेट खेली। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, लड़कों ने क्रिकेट खेली, ऑब्जेक्ट तक हम पहुंच गए। अब ये जो बाकी हिस्सा है इन द ग्राउंड, ये एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहलाएगा। समझ में आई मेरी आपकी बात? बॉयज प्लेड क्रिकेट, यहां तक तो उन 4 में से 3 हिस्से इसमें मौजूद हैं। चौथा हिस्सा जो है वो मतलब जो वॉइस के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद जो आना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, वो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में नहीं आता। एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं। आई हैव सेंट him an email through my मोबाइल फोन। इसमें देखिए आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस्तेमाल हुई है, हिम भी ऑब्जेक्ट है, एन ईमेल भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी जितने भी अल्फाज हैं, थ्रू माई मोबाइल फ़ोन, ये पूरा जो फ्रेज़ है मीनिंग इसकी है थ्रू माई मोबाइल फ़ोन, अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो ये एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। समझ में आ गई आपकी बात? ये मैं आपको वैसे बता दूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और जब प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में और जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। They will play cricket at the beach। ठीक है, they subject, will helping verb, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट और एट द बीच एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ये हर टेंस जो है बाकायदा, जैसे 2-3 टेंसेस का मैंने जिक्र किया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का भी जिक्र हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट का भी जिक्र हुआ था। तो जब हम बाकायदा टेंसेस पर आएंगे तो आपको उनके बारे में पहले डिटेल से समझाएंगे और फिर 1 बाय 1 उनको जो है वो डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह आपसे
अगली वीडियो में मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जितना हो सके, जैसे ही टाइम मिलेगा तो दूसरी वीडियो भी हम इसके बाद भी अपलोड करेंगे। तो उसके लिए एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं पुराने, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर उन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन यूट्यूब पे मिल जाया करे वक्त पर, ताकि आप टाइमली हमारे साथ मिलकर चलते रहें। और जो करीबी लोग हैं वो अपनी फेसबुक की वॉल पे भी जो है वो इस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर करें, ताकि जिन जिन लोगों को, जितने लोगों को ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की, वो इंग्लिश सीख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।